सर, क्यूबा की क्राइसिस कितनी गंभीर है? इस क्राइसिस के दो पहलू हैं और पहला पहलू जो क्यूबा के लिए है वो तो काफ़ी गंभीर है। अमेरिका के लिए ये एक तरह से इतना गंभीर नहीं है, पर ट्रंप साहब का एक बहुत पुराना पैंतरा है कि क्यूबा में सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और वे अपने आप को एक इतिहास का प्रणेता समझते हैं और ये चाहते हैं कि वो उनका नाम इतिहास में क्यूबा को फिर से अमेरिका के परिधि में लाने के लिए करने वाले राष्ट्रपतियों में गिना जाए। तो इसके लिए वो प्रयासरत हैं। उन्होंने क्यूबा पर वेनेजुएला के बाद फिर से तेल की सप्लाई के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और वहाँ पर हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। तेल और डीज़ल और गैस की सप्लाई में अवरोध आ गया है और इसको लेकर के वो एक तरह से अपने तरीके से दोगली चाल चल रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि राउल कास्त्रो को युद्ध बंदी के बना करके सौंप दिया जाए। याद होगा कि राउल कास्त्रो जो फिदेल कास्त्रो के भाई हैं और 94 साल के हैं, वो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं क्यूबा के, और उनको अमेरिका को सौंप देना एक तरह से अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति को सौंपने के बराबर होगा। तो ऐसा वो नहीं, क्यूबा की सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है और एक तरह से वैसी ही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जैसे कि निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से उठाने के लिए बनी थी। दूसरी ओर अमेरिका ने $100 मिलियन से ज़्यादा की मानवीय सहायता क्यूबा को देने का प्रस्ताव किया है। अब देखना ये है कि क्यूबा जो कि बड़ी कठिन आर्थिक और तेल को लेकर के जो परिस्थितियां हैं उनसे गुज़र रहा है, वो इस सहायता को स्वीकार करता है या नहीं। इसके लिए पिछले हफ्ते CIA के डायरेक्टर ने भी दौरा किया था क्यूबा का और मेरे ख़्याल से वो इस तरह की भूमिका बांधना चाहते थे कि सत्ता में परिवर्तन हो और नए जो सत्ता के नेता हों वे ऐसे लोग आए जो कि अमेरिका के पिट्ठू बने, जैसा कि वेनेजुएला में वो पिछले कुछ दिनों से कर चुके हैं। सर, क्या अमेरिका अब हमलों की बजाय डिप्लोमेसी पे ज़्यादा जोर दे सकता है? देखिए, इसमें पुश और पुल दोनों फैक्टर आते हैं। पुल फैक्टर आता है कि जिस तरह से वेनेजुएला में रक्तहीन क्रांति कराई गई, मदुरो को राष्ट्रपति पद से सत्ताच्युत कर करके अमेरिका ले जाया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जारी है और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको एक तरह से राष्ट्रपति बना दिया गया और वे अमेरिका के पक्षधर हैं और अमेरिकी कंपनियों को सारी सुविधाएं दे रही हैं। तो ये तो एक पुल फैक्टर हुआ। पुश फैक्टर में उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप करके ईरान में देखा है कि उनको सफलता नहीं मिली है, तो ये एक पुश बैक का फैक्टर है। उनको लगता है कि सेना का इस्तेमाल स्मार्ट राजनीति नहीं है और स्मार्ट राजनीति डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रंप साहब को कुछ समझ में आ रहा है और लगता है कि वे इस समय डिप्लोमेसी को थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि उन्होंने जो क्यूबा की घेराबंदी के लिए विमान वाहक पोत के साथ एक बेड़ा वहाँ पर तैनात किया है और फ्लोरिडा में भी सैनिक अभ्यास वगैरह किए गए हैं। तो इससे कैसे दोनों तरफ से, दोनों नावों में एक एक पैर रख के डिप्लोमेसी और सैनिक आक्रमण की धमकी के ऊपर वो अमल कर रहे हैं
और इसके बाद ये देखना होगा कि क्यूबा का किस तरह से इसका जवाब आता है और क्या क्यूबा झुकने के लिए तैयार हो जाता है। क्या अमेरिका की राजनीति ट्रम्प के जो अगले वाले ट्रम्प के बाद का जो चेहरा है उसको अब उसकी तलाश शुरू हो चुकी है? ये तो कहना कठिन है, क्योंकि अभी 3 साल, सवा तीन, पौने 3 साल अभी बाकी हैं ट्रम्प साहब के कार्यकाल में। लेकिन उल्टी गिनती अमेरिका में काफ़ी जल्दी ही शुरू हो जाती है और इसमें एक बड़ा दौर जो है वो नवंबर में होने वाले कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों का होगा, जिसमें कि अगर रिपब्लिकन पार्टी की हार होती है तो कांग्रेस के सदनों में जो इस समय एक छोटा सा बहुमत रिपब्लिकन पार्टी का है वह खो सकती है। और क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से ट्रम्प साहब जुड़े हुए हैं, अगर डेमोक्रेट्स का उनमें बहुमत आता है तो हो सकता है कि ट्रम्प साहब के ख़िलाफ़ महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकें, जिसके लिए कई कारण मौजूद हैं पहले से ही, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो ईरान के ख़िलाफ़ अघोषित युद्ध हो, चाहे और सब परिस्थितियां हों, भ्रष्टाचार की बात हो या सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल की बात हो। तो ये सब लेकर के ट्रम्प साहब के ऊपर पहले भी 2 बार महाभियोग हो चुके हैं, वो सफल नहीं हुए। और अगर तीसरा महाभियोग कांग्रेस के चुनाव के बाद होता है तो इसकी क्या परिणति होगी, इसके बारे में अभी कहना कठिन है। लेकिन एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ट्रम्प साहब के लिए ही नहीं बल्कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में जो द्वंद्व होता है चुनावों में, उसको लेकर के भी काफ़ी अटकलबाजी हो रही है और राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी सी अस्थिर हो गई हैं अमेरिका के अंदर। एक आखिरी सवाल, क्या रूबियो चाइना के खिलाफ भारत के लिए अच्छे रहेंगे? मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और वे ऐसा माना जाता है कि उनके और वाइस प्रेसिडेंट वांस के बीच में अगले रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए होने के लिए दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। वांस जो हैं वो पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जा कर के और ईरान के साथ बातचीत करने का फैसला किया है, वो यात्रा कर चुके हैं। और हालांकि वांस साहब की पत्नी एक भारतीय मूल की महिला हैं। दूसरी ओर मार्को रूबियो अपने आप को चीन का एक कड़ा विपक्षी मानते हैं और भारत का समर्थक मानते हैं। हालांकि उनका दौर इस पिछले 1.5 साल के ट्रम्प 2 में काफ़ी अच्छा या बड़ा नहीं रहा है। उनके विदेश मंत्री होने के बावजूद भी भारत के ऊपर काफ़ी तगड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं और टैरिफ बढ़ाए गए हैं और भारत विरोधियों का वाइट हाउस से काफ़ी बड़े बड़े वक्तव्य आते रहे हैं, जिसमें कि हेल होल से ले कर के और तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो अब मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आए हैं और अगर देखना यह होगा कि वे इस यात्रा का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या वे भारत के जो घाव हैं वाइट हाउस के द्वारा लगाए गए पिछले साल से ऊपर में, चाहे वो सैंक्शंस हों, चाहे वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की बातें हों, चाहे जो
मागा बेस के लोगों के भारत विरोधी वक्तव्य हों, उनके ऊपर मलहम लगाने का काम करते हैं, या उसको कोई नई परिस्थितियां दिखाने का काम करते हैं जिससे कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे हो पाएँ। ये इस तरफ पर्यवेक्षकों की राय होंगी, निगाहें लगी होंगी, और अगले 2 दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि मार्को रूबियो कितने भारत के पक्षधर हैं।